हेलो दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक एलिंगम डायग्राम मेटलर्जी का खूबसूरत टॉपिक है। टॉपिक खूबसूरत कब होता है? जब उनमें आपका डर टॉपिक्स को खूबसूरत बनाता है, कि जिसमें आपका जितना डर उतना खूबसूरत टॉपिक होता है। तो मेटलर्जी में डरने वाला टॉपिक यही दिखता है सभी को, कि एलिंगम डायग्राम। इसमें डायग्राम में देखेंगे तो इसमें इतनी ज़्यादा लाइनें बनी हुई हैं, उन लाइन्स को देख के शरीर से आत्मा निकल जाती है कि बस काम हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अभी। तो इनमें सबसे डरने वाला ये डायग्राम ही दिखता है। कुछ इसमें इतनी लाइनें बनी हुई हैं कि याद करना है, क्या करना है, इसको याद नहीं करना आपको, इसमें सिर्फ समझना है कि ये चीज़ क्या है और क्या कह रहा है ये। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिंगम डायग्राम, जो कि मेटलर्जी का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं फिर अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर। चैनल का नाम याद है ना? नाम याद रख लिया करो बस। तो सबसे पहला एलिंगम डायग्राम। ये एलिंगम है क्या? ये इतना बढ़िया नाम किस चीज़ का नाम है? ये कोई नहीं, किसी इंसान का नाम है जिसने ये डायग्राम बनाया था, उसका नाम है एलिंगम। और डायग्राम इसलिए बोल रहे हैं, ग्राफ है, इसको डायग्राम का नाम दे दिया क्यों? क्योंकि डायग्राम जैसा कुछ खूबसूरत दिख रहा है ना, इसलिए इसको डायग्राम नाम दे दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो कि इसमें समझनी है अपने को, सबसे पहले अपन क्या समझेंगे इसमें कि ये एलिंगम डायग्राम है क्या, और ये किस चीज़ को क्या बताता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और ये है तो आखिर ये चीज़ भी क्या है। तो एलिंगम डायग्राम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये ग्राफ है किसके बीच का, एक तो डेल्टा जी नोट और टेम्परेचर के बीच का एक कर्व है। ये आपको दिख रहा है ना, ये सभी लाइन से बनी हुई एक कर्व है, एक ग्राफ को डिनोट कर रही है। अब जगह बचाने के लिए एक ही ग्राफ में सब लाइन बना रखे हैं इसने समझने के लिए। जो क्या चीज़ बताता है, ये बताता है अपने को फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कि मेटल ऑक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा है। ये एक इस कर्व से अपन समझते हैं। तो चलो अब यहाँ पे डेल्टा जी नोट को समझ लेते हैं। ये डेल्टा जी है क्या यहाँ पे? तो ये क्या है, स्पॉन्टेनिटी को दर्शाता है ना, कि रिएक्शन कैसे होगी, खुद से होगी या किसी को करवानी पड़ेगी, या एनर्जी देनी होगी नहीं देनी होगी। इन सबको थर्मोडायनामिक्स में अपन पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से। अभी थर्मोडायनामिक्स कब पढ़ी थी अपने? पिछले साल पढ़ी होगी ना, 11th क्लास में 6th चैप्टर केमिस्ट्री का एक थर्मोडायनामिक्स करके आता है कुछ, उसमें आता है ये चीज़। तो वो नहीं पढ़ा तो उसको रिवाइज कर लो एक बार, नहीं तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो काम आने वाली चीज़ें जो अपने इस क्रम में काम आएंगी वो देख लेते हैं ना। तो जब डेल्टा जी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, यानी कि ये इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जब जीरो आती है तो रिएक्शन कैसे होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। तब रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम में होती है जब डेल्टा जी जीरो होता है। हाँ, ये जब जीरो से ज़्यादा होता है, जीरो से ज़्यादा का मतलब पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन कैसे होती है इस टाइम पे, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो रिएक्शन खुद से नहीं हो पाएगी। फिर इसकी एक तीसरी वैल्यू और आती है क्या, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होती है। नेगेटिव यानी कि रिएक्शन ये कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिएक्शन खुद से होगी। ये तीन चीज़ें ये कौन बताता है, डेल्टा जी नोट अपने को। ये तीन चीज़ें डेल्टा जी से अपने को पता चलती हैं, जिसको स्पॉन्टेनिक कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने से पहले अपन सीधी बात कर लें जो अपने काम की है, कि नीट मेंस वगैरह में उस पर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो वो जो इस पर सबसे ज़्यादा बनने वाला क्वेश्चन अपन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, इस पर ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। बाकी जैसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन उन चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले इस पर देखते हैं क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले इस पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको लाइन कर देना टॉपिक। इस पर क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इस पर रिडक्शन प्रिंसिपल पे। इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले इसको समझो, ये रिडक्शन प्रिंसिपल कहता क्या है। इसमें मान लो अपने पास कोई एक मेटल है, ए नाम की एक मेटल है, फिर एक कोई दूसरी मेटल है जिसका मेटल ऑक्साइड अपन ने ले रखा है, बी नाम की मेटल है जिसका अपन ने मेटल ऑक्साइड ले रखा है।
अब ये क्या करता है कि जब ये ए इस बी वाली मेटल का ऑक्साइड अपने खुद से जोड़ ले और इस बी वाली मेटल को फ्री कर दे, यानी कि इसको क्या किया इसने, रिड्यूस कर दिया। ये दोनों क्या है, मेटल है, ये भी मेटल ऑक्साइड है। अब यहाँ पे क्या मिला अपने को, बी फ्री फॉर्म में मिल गया। अब इस चीज़ को अपन मेटलर्जी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड बनाते हैं अपन, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करने के लिए अपन कौन सी मेटल ले, ताकि अपने को जो मेटल चाहिए वो फ्री फॉर्म में मिल जाए। इस वजह से इसे मेटलर्जी में पढ़ते हैं। और ये रिडक्शन प्रिंसिपल यही होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके मेटल ऑक्साइड से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। जैसे आप करते हो ना, किसी की किसी से रिप्लेस करवा देते हो, जब खुद कर देते हो, तो ये रूल कहता है। जैसे मान लो कि इसमें ए मेटल मान लिया मैंने Mg, और बी मेटल को मैं ले रहा हूँ क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले रहा हूँ, Al2O3 ले रहा हूँ। तो ये क्या करता है, Al2O3 से ये बना लेता है एल्यूमिनियम को, ये रिड्यूस कर देता है और MgO यहाँ पे बना लेता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड अब Mg के साथ आ गया और एल्यूमिनियम यहाँ पे फ्री मिल गया अपने को। यानी कि एल्यूमिनियम को उसके ऑक्साइड से रिड्यूस करने के लिए अपन मैग्नीशियम का यूज करते हैं। अब इनमें किस किस का अपन, अब इसमें इतनी मेटल दे रखे हैं तो किसका यूज कब और कैसे और कहाँ कर सकते हैं, वो चीज़ इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रिडक्शन प्रिंसिपल आपको समझ में आया क्या कहता है। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन की। तो रिडक्शन प्रिंसिपल में आप एक चीज़ नोट कर लो कि द ऑक्साइड, ये चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे, ऑक्साइड अंडरलाइन कर लो, ऑफ अपर कर्व will be reduced by metal of lower curve। इसमें जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ें थी वो तीन चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से। एक तो ये ऑक्साइड, अपर कर्व का तो ऑक्साइड लेते हैं अपन, और निचले कर्व का मेटल लेते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसमें अब समझो ये मैंने क्या लिख दिया इतनी बड़ी रामायण में। इसमें ये कह रहा है कि जैसे ये दो कर्व है मेरे पास, इन दोनों में से जो ऊपर वाला कर्व है, ऊपर कौन सा कर्व है, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को निचले वाला कर्व किसका, मैग्नीशियम का है। ये वाला कर्व किसका है, मैग्नीशियम का, ये एल्यूमिनियम का। तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है, अपने से ऊपर आने वाले जितने भी कर्व हैं, मैग्नीशियम से ऊपर आने वाले जितने भी कर्व हैं उनको उनके ऑक्साइड से रिड्यूस कर सकता है। तो यानी कि निचले कर्व का तो मेटल लेना है और ऊपरी कर्व का अपने को, और ऊपरी कर्व का अपने को क्या लेना है, ऑक्साइड। निचला मेटल, ऊपरी ऑक्साइड। ये चीज़ें मैं 20 बार बोलूँगा, आपको 20 बार ही सुननी पड़ेंगी और ध्यान रखना होगा कि मैं कौन सा ऑक्साइड ले रहा हूँ और कौन सा मेटल ले रहा हूँ। ये चीज़ें कंफ्यूज करती है बहुत ज़्यादा कि ऊपरी का ऑक्साइड लेना है, मेटल लेना है। आपको ऊपरी कर्व का, अपर कर्व का ऑक्साइड लेना है और लोअर कर्व का मेटल लेना है, बस। ये इससे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें क्वेश्चन में दे देगा आपको, इधर कर्व बना दिया और फिर क्या है, पूछ लेगा आपसे जैसे कि क्या Mg वाला एग्जांपल लेते हैं, क्या MgAl2O3 से एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है। तो अब आप क्या सोचोगे, रटने बैठ जाओगे, लो भाई डायग्राम में इतनी चीज़ें थी, भूल गए, सब खिचड़ी बन गई। कुछ नहीं करना, ना इसमें कुछ रटना है ना कुछ याद करना, समझना है कि आप देखोगे कि Mg किधर आ रहा है, लोअर, निचला, सही है, और Al2O3 यानी कि ऊपरी ऑक्साइड, यानी कि निचला मेटल और ऊपरी ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, यानी कि ये वाला अपना सही हो गया। ऐसे रिएक्शन दी होंगे, उसमें 4 ऑप्शन में 4 रिएक्शन और पूछेगा कौन सी रिएक्शन सही है। फिर चलो मैं इसी में एक ऑप्शन और बना देता हूँ, ये पहला ऑप्शन था, फिर मैं इसमें दूसरा ऑप्शन बना रहा हूँ, क्या कि एल्यूमिनियम MgO से Mg को रिप्लेस कर सकेगा, बताओ सोचकर। फिर एक तीसरा ऑप्शन ले लो, इसी में घुमा रहा आपको है ना, कि Mg एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहा है और
Al2O3 बना देगा। फिर चौथा ऑप्शन कर लो, नन ऑफ दीज, नोटा कर लो, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, एल्यूमिनियम MgO, इस रिएक्शन का तो कुछ मोटिव ही नहीं निकल रहा है, कुछ है सेंस इस रिएक्शन का, कुछ नहीं है, ये तो साफ ही गलत दिख रही है। और जिसको इसका कुछ सेंस लग रहा है भैया, वो अपना आधार कार्ड चेक करवाओ किसी से, एड्रेस दिखाओ, उसमें पता तो चले आप कौन से प्लेनेट के प्राणी हो जो इस रिएक्शन का कुछ सेंस मान रहे हो। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पे, तो Al एल्यूमिनियम और MgO, लेकिन मैंने क्या कहा था कि निचला ऑक्साइड, निचला मेटल होना चाहिए, इसमें ऊपरी मेटल ले लिया, गलत बात हो गई। और ऊपरी ऑक्साइड का क्या होना चाहिए, ऊपरी मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए, इसमें लोअर मेटल का ऑक्साइड ले लिया, गलत हो गया, तो साफ ही गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि इसमें लोअर तो मेटल ले रहा है और अपर वाला मेटल ऑक्साइड ले रहा है, तो मेटल यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करते हैं, एक लेवल और इंक्रीज करते हैं। इसमें क्या कहेगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया अपने को, देखो ये वाला, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मान रहे हैं मैंने, ये कैसे हो गया, ये अपन मान सकते हैं कितना, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो गया, ये कुछ अप्रोक्स में 1400 के आसपास हो गया। ये बनाते हैं ना तब नहीं बनता है, बिना बनाए बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं, मैं से कह रहा हूँ कि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ये टेम्परेचर, उससे पहले तो ये वाली रिएक्शन सही है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ये रिएक्शन सही है, लेकिन उसके बाद में देख रहे हैं अपन ये वाला कौन सा कर्व आ गया, ये एल्यूमिनियम वाला कर्व आ गया और ये Mg वाला। अब कहानी चेंज हो गई, सिस्टम मिल गया यहाँ से, क्या जो अब क्या होगा, ये सेकंड रिएक्शन करेक्ट हो जाएगी। अब लोअर क्या आ गया, अब यहाँ पे लोअर कौन सा आ गया, एल्यूमिनियम लोअर में आ गया, अपर में कौन सा चल गया, MgO। तो लोअर वाला अब यहाँ पे अपर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करेक्ट होगी और लोअर पे ये वाली रिएक्शन करेक्ट होगी, ये लोअर पे है, ये अपर पे है। तो ये देख लेना किस पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा है और किससे ज्यादा की बात कर रहा है। यानी कि इसमें देख लो आप, इस वाला एग्जांपल देखें अपन, इसमें 3 कर्व बन रहा है। एक कर्व बन रहा है अपना ये वाला कौन सा, Fe का मान लो, सॉरी ये किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का बन रहा है। ये वाला कर्व किसका बन रहा है, CO2 का बन रहा है। और एक कर्व और बन रहा है, ये वाला कर्व किसका बन रहा है, ये बन रहा है Fe का कर्व बन रहा है। इसमें 3 कर्व बन रहे हैं ऐसे। अपन ये वाला टेम्परेचर नोट करें, डिटेक्ट करें, कुछ ऐसे किसके समथिंग आएगा, ऐसे ये कुछ 600 700 100 के समथिंग आएगा। अपन मान लेते हैं 700 डिग्री के समथिंग मान लेते हैं, 700 डिग्री के समथिंग मान रहे हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो इसको साफ कर देते हैं एक बार। अब बात कर रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर टेम्परेचर पर, से लोअर टेम्परेचर, क्या लोअर टेम्परेचर पे देखना, क्या इस पे देखो, ये वाला कर्व किसका बन रहा है, कुछ ऐसे CO2 का बन रहा है। ये वाला ऐसे कर्व किसका बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बन रहा है। और ये वाला ऐसे कर्व सही नहीं बना ना, इसमें 3 कर्व बन रहे हैं। एक कर्व किसका बन रहा है, ये CO2 का कर्व है। ये वाला कर्व किसका, Fe का कर्व है। और ये वाला कर्व किसका बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व बन रहा है। ये वाला कुछ इसी तरह से इसमें 3 कर्व दे रखे हैं। इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं, ये लो इस तरह से। और ये वाला टेम्परेचर अपने को कितना दे दिया, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। देखा क्वेश्चन में आपको ऐसे मैच नहीं करना होगा। तो अब पूछ रहा है कि 700 डिग्री से कम टेम्परेचर पर, 700 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर क्या Fe को कार्बन रिड्यूस कर सकता है, क्या Fe
रिड्यूस बाय कार्बन, क्या Fe कार्बन से रिड्यूस हो पाएगी 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर टेम्परेचर पे? देखो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? देखो यहाँ से Fe सबसे नीचे आ रहा है ना, Fe तो सबसे नीचे ही आ गया। यहाँ पे ये C+O2 होगा, यहाँ पे भी C+O2 होगा। कार्बन, अब कार्बन तो दोनों में अपर साइड में आ गया, तो यहाँ से रिड्यूस कैसे कर सकता है? हाँ, यहाँ पे Fe कार्बन को रिड्यूस कर सकता है, यहाँ पे Fe रिड्यूस कर सकता है कार्बन को, लेकिन कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा Fe को। ये थी 700 डिग्री से लोअर टेम्परेचर पे, 700 डिग्री से कम तापमान पे, कि Fe को क्या रिड्यूस नहीं कर पाएगा कार्बन, क्योंकि ये नीचे आ रहा है कर्व में। फिर बात कर लेते हैं कि जब ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अपर टेम्परेचर पर है तब क्या होगा? से ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया अपन ने, अपर है। अब यहाँ पे देखो जैसे 700 डिग्री से अपन आगे निकल गए यहाँ से, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन वाला कर्व है, ये Fe का कर्व है, और ये दोनों कार्बन की यानी कि CO और CO2 के कर्व है दोनों। अब ये दोनों ही कर्व किससे आ रहे हैं? इससे नीचे आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों अब Fe को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों अब Fe को रिड्यूस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि लोअर में आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन लिखिए अपन, जैसे देखना मैं इसकी रिएक्शन लिख दूं कि क्या होगा। अपन को लोअर का क्या लेना होता है? मेटल, कार्बन ले लिया। अपर का क्या लेना होता है? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में यहाँ पे क्या है? FeO। तो ये क्या होगा? CO बना लेगा या Fe रिलीज कर देगा, या फिर एक और लेते हैं Fe प्लस FeO, ये क्या बना लेगा? या CO2 भी बना सकता है प्लस Fe भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों करवा ना, एक तो CO2 वाला एक CO वाला। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये आ गई कि अपन इन दोनों में से किसको यूज ले, क्योंकि ये दोनों ही कार्बन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नीचे आ रहे हैं FeO से। तो यहाँ पे अपन लेते हैं जो सबसे ज्यादा नीचे आता है ना, क्यों? क्योंकि मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा, CO वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा नीचे है, इनके कर्व में काफी ज्यादा डिफरेंस है, जिनमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो उतना ही मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे CO वाला अपन ज्यादा लेंगे। हाँ, CO2 वाला भी बनेगा, लेकिन इससे थोड़ा कम बनेगा, मेजर नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये था इस पे ग्राफ पे बनने वाले जनरल क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं इस ग्राफ की नॉर्मल बातें कि क्या क्या इसमें, जो आपको सबसे ज़्यादा समझना था वो यही चीज़ थी। अब इसमें ग्राफ समझना आपको किस बेसिस पे और कैसे और क्यों बनाया गया है, और इस पे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आपको कोई 50 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस आप ध्यान से सुनते जाओ एक बार कि ये क्या कह रहे हैं। तो इस ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं अपन। सबसे पहला कौन सा है? अपन ने देखा कि ग्राफ किन किन के बीच में, ये डेल्टा G नोट वर्सेस टेम्परेचर के बीच का एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि ये लाइनें जा रही हैं, इनका कुछ स्लोप होगा। तो इस ग्राफ में जो स्लोप आता है, जो स्लोप आ रहा है वो क्या है? डेल्टा S नोट होता है। वो स्लोप किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा S नोट पे डिपेंड करता है। और डेल्टा S नोट क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। तो ये स्लोप इस पे डिपेंड किस वजह से और क्यों कर रहा है ये भी समझो, क्योंकि इस ग्राफ में तीन चीज़ें होंगी। कि मैं जैसे ये ग्राफ बना लूँ यहाँ से, किसका? मान लो मैंने यहाँ से CO2 का ये ग्राफ बना लिया, ये क्या आ गया? C+O2 CO2, ये वाला मैंने ग्राफ बना लिया। इधर टेम्परेचर जा रहा है और इधर डेल्टा G नोट की वैल्यू अपन इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस ग्राफ में आपको कुछ दिख रहा होगा, एक तो ये क्या? इंटरमीडिएट भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कुछ बीच में ये वाली जगह बच रही है अपने को। एक इसका कुछ स्लोप दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें कुछ स्लोप है नहीं। तो इसमें तीन चीज़ें क्या क्या है देखना। एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, कौन सा? डेल्टा G नोट इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। था ये फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखा है काफ़ी अच्छे से। अब देखो मैं इसको y मान लूँ,
डेल्टा जी नोट को मैंने वाई माना, तो मैंने टेम्परेचर का बीच का ग्राफ बना रहा है, तो मैं इस टेम्परेचर को एक्स मानूंगा, तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो गया एम, यानी कि एम क्या होता है यहाँ पे स्लोप आ गया। डेल्टा एस क्या है यहाँ पे स्लोप। स्लोप कैसे देखते हैं डेल्टा एस से, तो अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया ना, सी बच गया यहाँ पे अभी बीच का। तो इसमें ग्राफ में ये वाला जो बीच दिख रही है अपने को ये डेल्टा एच है, और जो स्लोप है डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसी पे कुछ। यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ के स्लोप पॉजिटिव है, कुछ के स्लोप देखो ऐसे, ये स्लोप पॉजिटिव, ये स्लोप पॉजिटिव, बाकी कुछ के स्लोप जीरो है, जैसे CO2 का स्लोप जीरो है। कुछ के स्लोप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का स्लोप नेगेटिव में आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है, तो डेल्टा एस नोट अपन जानते हैं, डेल्टा एस नोट चेंज इन एंट्रोपी में बताता है। और ये कैसा हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जब स्लोप इस पे डिपेंड कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इसी वजह से हो रहा है। और फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, यही था फॉर्मूला कुछ। अब यहाँ से देखो, जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा नेगेटिव। जब डेल्टा एस पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा एस की बात हो रही है यहाँ पे, जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा एस जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। जब ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो यानी कि टी डेल्टा एस भी जीरो, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, यानी कि डेल्टा जी और डेल्टा एच का ग्राफ डिपेंड ही नहीं करेगा टेम्परेचर पे, यानी कि एक लीनियर हो जाएगा। तो इसमें स्लोप ही नहीं होगा, ये जीरो हो गया। तो इस वजह से स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो आता है। किसकी वजह से आता है, डेल्टा एस नोट की वजह से, चेंज इन एंट्रोपी। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बना सकता है। इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए चलो उसने दे दिया कुछ ऐसे, क्या एक रिएक्शन लिख दिया आपको कि Mg, जो कि कैसा होता है, Mg सॉलिड होता है, प्लस O2 कैसा होता है, गैस होता है। ये किस में चेंज हो रहा है, MgO में चेंज हो गया। MgO कैसा होता है, गैस सॉलिड होता है, सॉरी। अब इस रिएक्शन में पूछ रहा है अपने को, चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं ना, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2MgO2, तो ये भी 2MgO बन जाएगा, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब पूछ रहा है कि जब इसका अपन एलिंगम डायग्राम बनाएंगे तो उसका स्लोप कैसा होगा, ऐसा क्वेश्चन डाल दिया। अपन हाथ खड़े कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि अपन ने सिर्फ यही सीखा होता है नीचे क्या आ रहा है ऊपर क्या आ रहा है, मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं हम रिड्यूस कर सकते हैं बस। लेकिन यहाँ पे देखो स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखना है, सबसे पहले अपन देखेंगे डेल्टा एस, क्योंकि स्लोप तो उसी पे डिपेंड कर रहा है ना। डेल्टा एस नोट देखेंगे तो इस रिएक्शन में देखो ये सॉलिड है, ये गैस है। अब यहाँ पे जाके सॉलिड बन रहा है, यानी कि गैस क्या हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, गैस खत्म, तो यानी कि अनस्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि गैस में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपेयर में। तो गैस सॉलिड में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा एस कैसा आ रहा है, माइनस में। जब डेल्टा एस माइनस में आ रहा है तो स्लोप अपने आप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नहीं, क्योंकि बीच में माइनस का टी डेल्टा एस ऐसे भी तो होता है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई से पॉजिटिव हो गया स्लोप। तो इस तरह से स्लोप देखते हैं ये पॉजिटिव। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं अब इसका। जैसे एग्जांपल में दे रखा है एक तो अपने पास कार्बन कैसा होता है सॉलिड, इसने रिएक्ट किया O2 से, तो क्या बना, CO2 नहीं बना रहे अपन, CO बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपने को नेगेटिव वाला देखना है ना। CO कैसे होती है, गैस होती है। O2 कैसे होती है, गैस होती है। रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं ना, तो ये 2C बनेगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2CO। अब रिएक्शन बैलेंस है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्लोप देखना है, तो स्लोप देखने के लिए अपन सबसे पहले किसको देखेंगे, डेल्टा एस को, डेल्टा एस नोट। ये कैसे देखते हैं अपन, यहाँ पे गैसीय रिएक्शन हो गई, गैसीय रिएक्शन में देखेंगे यहाँ पे डेल्टा एनजी देखते हैं ना, यानी कि डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एनजी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, गैसियस मोल प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ मोल्स गैसियस मोल किसके, रिएक्टेंट के, यही माइनस करते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के कितने, 2 मोल है गैस के, रिएक्टेंट के कितना मोल है, 1 मोल, यानी कि 1 स्लोप, यानी कि डेल्टा एस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव, तो यानी कि स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव, तो जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे।
कार्बन मोनोऑक्साइड का स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। पता चल गया किस बेसिस पे आ रहा है। तो अपने पास एक रिएक्शन दे देगा तो उसमें पूछेगा स्लोप पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव या जीरो होगा, तो आप देख के बता सकते हैं, उसमें डेल्टा एस पहचान सकते हैं। तो बात करते हैं अब इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तीसरी बात क्या है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो कर्व बन रहा है ये सी का कर्व बनाते हैं अपन, यानी कि वो कर्व कुछ ऐसे ही बनना चाहिए था। अभी इसके बीच में देख रहे हैं सडन चेंज आ रहा है, यानी कि बीच बीच में राधिका सलमान खान बनते जा रहे हैं ना, मन में आए वहीं पे उछल रहा है। तो इसमें जो सडन चेंज आ रहे हैं किसमें, कर्व में, वो क्या चीज़ बताते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या, सडन चेंज इन कर्व। जो कर्व में सडन चेंज आ रहे हैं ये किस बेसिस पे आते हैं, ये किसको शो कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं फेज ट्रांसफर को बताते हैं। ये क्या बताते हैं, फेज कब ट्रांसफर हो रही है, फेज ट्रांसफर। फेज ट्रांसफर का मतलब समझ रहे आप, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से गैस में चला गया। जब फेज का ट्रांसफर होता है यानी कि सॉलिड से अचानक से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से जब अचानक से लिक्विड में जा रहा है तब क्या होता है कि एंट्रोपी अचानक से अनस्टेबल, यानी कि एंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिस वजह से यहाँ पे सडन चेंज अपने को देखने को मिलता है। कब, जब फेज चेंज हो रही होती है, यानी कि ये ऐसे जा रहा होता है लिक्विड से सॉलिड में, सॉरी लिक्विड से गैस में या सॉलिड से लिक्विड में, तब सडन चेंज अपने को देखने को मिलते हैं। अब इस सडन चेंज में बात कर लेते हैं कुछ बढ़िया सी बात समझने लायक आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये पॉइंट होता है ना जहाँ से सडन चेंज हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे या मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या फिर लिक्विड से गैसेस में, या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट, दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तो होगा नहीं। सडन चेंज दिख रहा है तो अपने को मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मैं इसको बोलता हूँ बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो बताऊँगा आपको क्यों बोल रहा हूँ। आप गूगल बाबा से पूछना, कुछ बढ़िया चीज़ें भी पूछ लिया करो गूगल बाबा से। अब यहाँ से पूछोगे आप ऐसे कि गूगल बाबा बताओ mg का मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो 1100 कुछ के समथिंग आएगा। यहाँ पे करव से भी ऐसे 1100 कुछ के समथिंग लग रहा है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो आप, मैंने एक कर्व बनाया, मैं ऐसे बना रहा हूँ एक कर्व, मैंने यहाँ पे दो चेंजेस दिखाने हैं, एक चेंजेस मैंने यहाँ पे दिखाया है और दूसरा है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे, अब दिख रहा है आपको। अब सडनली चेंज किस में हो रहा है, जब चीज़ें क्या हो रही हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, लेकिन गैसेस के कंपेयर में कम होती है ना, क्योंकि अनस्टेबिलिटी गैसेस में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये वाला क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट। जब अपने को कर्व में अचानक से सडन चेंज ज़्यादा दिखने को मिल जाता है, एक तो ये भी सडन चेंज है, ऐसे ग्राफ अपने पास ऐसे ग्राफ आ रहा था, ऐसे कर्व आ रहा था, ये भी एक सडन चेंज है और ये भी एक सडन चेंज है, तो ये वाला ऐसे ग्राफ देगा तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्यों, क्योंकि जब चीज़ें लिक्विड से गैसेस में जा रही होती हैं तो स्टेबिलिटी यानी कि अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि डेल्टा एस अचानक से इंक्रीज होता है, जिससे इनमें सडन चेंज, ये राधिका सलमान खान बन जाता है फिर ये, तो इस वजह से इनमें सडन चेंज देखने को मिलते हैं। अब एक चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इस पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ दे देगा ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे कुछ। चौथी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने लायक, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ये क्या होता है, आप सोचोगे कि जहाँ से फेज चेंज हो रहा है वहाँ वहीं पे थर्मल डिकम्पोजिशन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। थर्मल डिकम्पोजिशन को समझने के लिए ये वाली चीज़ें समझो। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये रिएक्शन होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन कब होता है, जब डेल्टा एच जीरो होती है, सॉरी डेल्टा जी नॉट जीरो होता है, यानी कि रिएक्शन किस में, इक्विलिब्रियम, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, यानी कि रिएक्शन जितना फॉरवर्ड हो रही है उतना ही बैकवर्ड हो रही है, ये तो होता है, यानी कि जितना वो बन रहा है उतना ही टूट रहा है, जितना वो कंपोज हो रहा है उतना ही डिकम्पोज भी हो रहा है, तो यानी कि ये होता है टूटना। जब डेल्टा जी कैसा होता है, जीरो पे डेल्टा जी जीरो हो गया
उस टाइम पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। ये नहीं कि फेज चेंज हो रहा है उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं, उसको फेज चेंज बोलते हैं, उसको डिकम्पोजिशन नहीं, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, जितना बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, टूटना। जैसे जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है कि जहाँ पे वेपर और एटमोस्फियर दोनों का दोनों एक दूसरे में चेंजेबल होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, तब जाके वेपर प्रेशर मानता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला केस हो गया है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, थर्मल डिकम्पोजिशन कब होता है कि जब डेल्टा जी नोट तो जीरो पे होना चाहिए, उस टाइम पे कितना टेम्परेचर है वो थर्मल डिकम्पोजिशन को बताता है। तो जैसे मैंने इस वाले ग्राफ में कुछ चेंजेस किए हैं, ये दो ग्राफ नए बनाए हैं, दो लाइन्स मैंने नई बनाई है। ये ऊपरी ग्राफ किसका है, एजी का होता है, एजी किस में चेंज हो रहा होता है, Ag2O में। एजी का मतलब जानते हो ना, अर्जेंटम सिल्वर, और ये दूसरा मरकरी का है, यानी कि HgO में चेंज हो रहा होता है। तो इनका मैं टेम्परेचर लिख दूँ, ये होता है लगभग में कैसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड के, और ये होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो जब ये यहाँ पे क्या हो गया, इनका जीरो हो गया, डेल्टा जी नोट जीरो हो रहा है इस टाइम पे, तो यहाँ पे इनका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इनका थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। यानी कि यहाँ पे डेल्टा जी नोट जीरो होता है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400। ये वाला फेज चेंज हो रहा है उसको नहीं बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, याद रखना कि जहाँ पे डेल्टा जी जीरो होता है वहाँ पे मेटल ऑक्साइड का कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वही अपना थर्मल डिकम्पोजिशन का टेम्परेचर होता है। तो ये था एलिंगम डायग्राम की कुछ प्यारी बातें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो पहले उस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्वेश्चन तो जितना बताया उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपने जितनी चीज़ें बताई हैं ध्यान से सुनियो, नहीं सुनी तो वापस करके सुन लो, ऐसा तो नहीं एक बार चला गया तो वापस नहीं होना। तो इस तरह से होता है अपना मेटलर्जी में एलिंगम डायग्राम खत्म। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।